1929 से मिड 1930s का जो पीरियड था उसे द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। ये वो टाइम था जब लगभग हर कंट्री की इकोनॉमी डूब रही थी। इस ग्रेट डिप्रेशन से पहले इकोनॉमिक थ्योरीज, जिन्हें अब हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, बहुत पॉपुलर थी। उसमें भी कुछ इकोनॉमिक आइडियाज जैसे लेसे फेयर, जिसका बेसिकली मतलब है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करेगी। बेसिकली कि सेल्फ रेगुलेशन सबसे अच्छा रेगुलेशन है, और अगर इकोनॉमी में, मार्केट में गवर्नमेंट अगर धकल दे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगी या सब्सिडीज देगी या किसी भी तरह से इंटरफेयर करेगी, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट आती है जब फैक्ट्री ओनर्स या एम्प्लॉयर्स लोगों को जॉब नहीं दे पाते, एम्प्लॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से वो जॉब देना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इंटरफेरेंस कैसे? कि सपोज गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज सेट कर दी कि इससे ऊपर वर्कर्स को सैलरी देनी है, या ट्रेड यूनियंस फॉर्म हो गई और अब वो एक साथ मिलकर ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। इन फैक्टर्स की वजह से एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी अफोर्ड करना मुश्किल होगा, वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि डिमांड और सप्लाई अपने आप बैलेंस आउट करके इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, और अगर रिसेशन है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तो इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में बर्गर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस कम होगी तो लोग सामान खरीद पाएंगे। धीरे धीरे सप्लाई अपनी डिमांड खुद बनाएगी और इकोनॉमी वापस बैलेंस आउट होगी। अब बर्गर्स यहाँ एक एग्जाम्पल है। सप्लाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी, तो बर्गर बेचने वाले लोग बचे हुए पैसे से ज़्यादा बर्गर्स बना पाएंगे, ज़्यादा लोगों को नौकरी दे पाएंगे। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि लोगों के पास वो सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, जैसा ग्रेट डिप्रेशन वाले पीरियड में हुआ। अब बर्गर्स 5 रुपये के हों या 1 रुपये के, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो मैं कैसे खरीदूंगा? इस इशू को टैकल करने के लिए जॉन मेनार्ड केन्स नए तरीके के आइडिया लेके आए। उन्होंने कहा कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, लॉन्ग रन में इकोनॉमी अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगी, मगर लॉन्ग रन में हम सब मर चुके होंगे। केन्स की जनरल थ्योरी के हिसाब से रिसेशन के टाइम मार्केट में डिमांड की कमी है। इकोनॉमी में बर्गर्स तो हैं, मगर बर्गर्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, इकोनॉमी को वापस ऊपर ले जाने के लिए हमें डिमांड बढ़ानी होगी और टैक्स रेट कम करनी होगी। तो आपने बुक्स में जब डिमांड साइड इकोनॉमिक्स सुनी होगी, तो यही इकोनॉमिक आइडियाज है। अब डिमांड कैसे बढ़ाए? केन्स ने कहा कि इकोनॉमी में डिमांड या तो कंजम्पशन से बढ़ती है। कंजम्पशन मतलब जो आप मार्केट में जा रहे हो, चीज़ें खरीद रहे हो, वो कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट से बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट जैसे बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे हैं, मजदूरों को जॉब दे रहे हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट जो खर्चे करती है। अब क्योंकि रिसेशन है, ये दोनों चीज़ें कम है, तो केनेशियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से गवर्नमेंट आए और डिमांड बढ़ाए, और उनका सबसे बड़ा टूल है डिमांड बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। बेसिक आइडिया है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स या डैम्स या पोर्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। इनको बनाने के लिए लोगों को रोज़गार देगी, लोगों को पैसे मिलेंगे तो वो खर्चे करेंगे, जिन पे वो खर्चे करेंगे उनके पास भी पैसा पहुंचेगा। ऐसा करके इकोनॉमी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और इकोनॉमी रिवाइव करेगी। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट ये सब पूरे टाइम क्यों नहीं कर सकती, अगर रोड्स बन रही है, पोर्ट्स बन रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो होता रहना चाहिए। अगर दिक्कत ये कि जो गवर्नमेंट ये पैसे खर्च कर रही है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स रेट तो गवर्नमेंट ने कम कर दी। जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट लोन्स ले रही है। खर्चा तो बढ़ रहा है और टैक्स कम हो रहा है, इसे डेफिसिट बोलते हैं। गवर्नमेंट अपने ऊपर कर्ज, डेट बढ़ा रही है, और ये किसी को वापस चुकाना पड़ेगा। ग्रीस याद है? To Greece, a country on the brink of collapse, banks shuttered, ATMs running out of cash, and now echoes in our country. Vacationing Greeks left stranded here, penniless. जब वहाँ की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, मोर और लेस यही हुआ था। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लोन्स लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवीली इन्वेस्ट किया, सिटीजन्स वहाँ टैक्स नहीं भर रहे थे। एक टाइम के बाद डेट इतना बढ़ गया कि ग्रीस ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। यूएस, यूके और बहुत सारी इकोनॉमीज में गवर्नमेंट पैसे प्रिंट कर रही है और डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में डाल रही है। ये आइडिया भी केनेशियन इकोनॉमिक्स से इंस्पायर्ड है कि लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, वो उसे खर्च करेंगे और इकोनॉमी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। मनरेगा का नाम सुना होगा। मनरेगा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है केनेशियन इकोनॉमिक्स का। लोग काम करेंगे और शाम को उनको कैश मिलेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। पिछले साल उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा को अलोकेट किए। तो ये केनेशियन आइडियाज एकदम परफेक्ट नहीं है, उनमें फ्लॉज है। मगर उसको कोविड टर्म्स में देखें तो अभी भी मासिव अनएम्प्लॉयमेंट है, डिमांड नहीं है, और अगर डिमांड है भी तो लॉकडाउन्स की वजह से आप बाहर जाके खर्चे नहीं कर सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना सही डिसीजन है, और इंडियन गवर्नमेंट ये कर भी रही है। उनमें से एक है सेंट्रल विस्टा, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मगर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि वाई सेंट्रल विस्टा? इतने पैसे पेंडेमिक में कहीं और भी तो खर्च किए जा सकते थे।
हॉस्पिटल में, रोड्स में या कहीं भी। ये वो पॉइंट है जब पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले करती है। एक क्रिटिसिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का ये भी है कि पॉलिटिशियंस इसको उन प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं जिसमें इनका काम ज़्यादा दिखे, जिनको वो अपने भाषण में, मैनिफेस्टो में यूज़ कर सके, भले ही इकोनॉमिकली और अच्छे और बेटर ऑप्शंस हो। ऑब्वियसली सेंट्रल विस्टा एक लौता इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नहीं है। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है। वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरला में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। कोइंसिडेंटली चारों स्टेट्स वही हैं जहाँ इस साल स्टेट इलेक्शंस होने थे। तो जब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा से लार्ज स्केल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इंडियंस प्राउड होंगे, तो यही केनीजियन आइडियाज इनके लॉजिक है। और लॉजिक तो सही है। सेंट्रल विस्टा केनीजियन टर्म्स में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, टाइमली है, टारगेटेड है, मगर क्या ये पैसा और बेटर जगह यूज़ किया जा सकता था? किसी और तरीके के इंफ्रा प्रोजेक्ट में यूज़ किया जा सकता था। किसी और इंफ्रा प्रोजेक्ट से भी यही बेनिफिट्स मिलते, मगर ऐसी लेगेसी नहीं। और मेरी ओपिनियन में बीजेपी बहुत इमेज कॉन्शियस पार्टी है। वो ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाती, मगर उन्होंने कोरोना से जंग जीत ली थी और सेकेंड वेव का कोई आइडिया नहीं था। और अब टाइम, एफर्ट, पैसा सब लग चुका है। और जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो बीजेपी के सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर्स हैं, तो एक वो प्रेशर भी है। तो अब रुकना थोड़ा मुश्किल है। अब हमें इतना गुस्सा आ रहा है, सेंट्रल विस्टा को लेकर इतनी आउटरेज है, क्योंकि अभी हमें बेड्स और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, हम मर रहे हैं और गवर्नमेंट सेंट्रल विस्टा बना रही है। समधीश ने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारे साथ ये पहले होता नहीं था, हम पैसे फेंक के बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेते थे। अब वो नहीं हो पा रहा है, तो हमें भी वही दुख सहना पड़ रहा है जो भारत के गरीब दशकों से सह रहे हैं। ये आइडिया में स्क्रिप्ट लिखते टाइम, सेंट्रल विस्टा को जस्टिफाई करते टाइम निकाल नहीं पाए। हम जो अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, भारत के गरीब ये हर दम फील करते हैं जब वो अपने सामने एक स्टैचू, एक मंदिर, एक मस्जिद, एक पार्लियामेंट बनते हुए देखते हैं। और वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे हेल्पलेस फील करते हैं जो आप अभी पार्लियामेंट को बनते हुए देख रहे हो और फील कर रहे हो। उनके लिए उनकी पूरी लाइफ पैंडेमिक है। और रही बात केन्स की, तो 1946 में उनका देहांत हो गया और 1970s के बाद उनके आइडियाज़ ने अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ कर दी।